जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस शीट कब तक आएगी? आ जाएगी भाई, जल्दी आ जाएगी। राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चार्ज में लगा लो। चलिए, तो हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 60 तक कर लिया था। और ये हमारा जो है, इस क्लास में हमें मिसलेनियस के सभी सवालों को करना है। और मिसलेनियस के सभी सवालों को करने के बाद मेरे भाई जो है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को नॉलेज जो है वो रेशियो में होना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी सारी बातें आप लोग सीखना शुरू कर देंगे मेरे भाई। जो वास्तव में जो रेशियो होता है वो आपको मिसलेनियस में ही समझ में आएगा। ठीक है। मिसलेनियस के जितने भी सवाल होते हैं, वास्तव में दिमाग खोलने वाले वही सवाल होते हैं। और ये आपके दिमाग के धागे को खोल के रख देंगे, सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाएंगे, सवाल किस तरीके से निर्माण हुआ उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा आपको मजबूर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे बोला गया है x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो, y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो, 4x प्लस 5z माइनस 7w का रेशियो 3:4:7 है। तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका मान के बारे में, तो छोटी सी बात को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए कि अगर हमें a रेशियो b रेशियो c दे दे और वो बराबर हो हमारे 3:4 मेरे भाई 7 के, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पर कि सर हम दूसरे तरीके से रेशियो को बराबर करते हैं 2:3:5 के, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक रिलेशन खुद से समझना होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा खुद से समझना होगा। और वो खुद से क्या समझना होगा? तो देखो, जैसे सर 2 में 3 को जोड़ने पे किसके बराबर आता है? 5 के बराबर आता है। कि सर 2 में 3 को जोड़ने पे 5 के बराबर आता है, तो इसका मतलब a प्लस बी को जोड़ने में किसके बराबर आएगा? तो c के बराबर आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हर संख्या अपना मान लेके बैठी है। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 5 है। तो हर संख्या अपना अपना मान लेकर बैठी है। तो हर संख्या यदि अपना मान लेकर बैठी है तो हम क्या बोलेंगे? सर a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। b का मान कितना हो गया? 3। c का मान कितना हो गया? 5। तो सर 2 में 3 को जोड़ने पे 5 आता है। अगर हम राइट में देखें तो 2+3 बराबर 5। राइट में क्या है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 2+3 बराबर है किसके? 5 के। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि सर देखिए, यहाँ पर 2 में 3 को जोड़ने पे 5 आता है। कि सर 2 में 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 के जगह पे हम किसे लिख सकते हैं? 2 के जगह पे हम यहाँ पर a को लिख सकते हैं। 3 के जगह पर किसे लिख सकते हैं? तो b को लिख सकते हैं। और 5 के जगह पे किसे लिख सकते हैं? तो c को लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन बन सकता है यहाँ पर, कि जैसे पहले और दूसरे को जोड़ने में तीसरा आ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ a में b को जोड़ने में कौन आएगा? तो c आएगा। ये छोटी सी बात हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, सर आप सैड क्यों हैं? मेरे भाई मैं 1% भी सैड नहीं हूँ। असल में थोड़ा सा अभी जो है तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो थोड़ा सा दवा खा के मैं सोया हुआ था, 10 मिनट के रेस्ट पे लेटा हुआ था। और अभी अचानक से उठा हूँ, तो इसलिए जो है थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि सैड हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदरूनी थोड़ी सी तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब चल रही है। हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा यहाँ पे। आइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर जैसे यहाँ देखो 3:4:7 है। तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पर ये इसके बराबर आता है। 3 में 4 जोड़ने पे मेरे भाई बराबर आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन लिख दूं। तो इक्वेशन कुछ हमारा इस प्रकार है कि x-2y और प्लस हमारा 8z। ठीक है। मैं ऐसे यहाँ मान के चलता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ रेशियो हमारा हो गया y-3z। y माइनस कितना हो जाएगा? 3z हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो 4w हो जाएगा। रेशियो अगर हम यहाँ बात करें तो और क्या क्या लिख सकते हैं? जो जो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोग लिखा करो यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, तो 4x+5z। यहाँ देखो तो बोलोगे 4x प्लस हमारा कितना होगा? 5z होगा।
और हमारा कितना होगा मेरे भाई -7W होगा। और ये रेशियो हमारा कितना होगा 3:4:7 के। ये होगा हमारा 3:4:7 के। तो यहाँ पर वही बात हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी और हम क्या बोलेंगे, 3 में 4 को जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने में मेरे भाई ये इसके बराबर आएगा। जिस प्रकार 3 में 4 को जोड़ने में 7 आता है, पहले को दूसरे में जोड़ने तीसरे के बराबर आता है, उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ने में ये इसके बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर मेरे भाई करना है यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलेंगे x-2y प्लस हमारा 8z, और उसमें जोड़ना है मुझे यहाँ पर y-3z प्लस 4w, और वो बराबर होगा हमारे 4x प्लस 5z और -7w के। अगर हम और देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर कि ये हमारा x हो गया, इस लाइन में और कहीं पर कोई x नहीं है और एक x हमारा यहाँ है। तो 4x में से x को घटा दो, यहाँ पे ये x को खींच के लेके आएगा और माइनस कर देगा, तो हो जाएगा हमारा 3x। उसके बाद हम y की तलाश में निकलते हैं, तो एक y हमें यहाँ मिलेगा, एक y मेरे भाई हमें यहाँ मिलेगा, और कहीं पर कोई y नहीं मिलेगा। तो यहाँ का वाला y -2y प्लस वाई, -2y प्लस वाई माइनस का y होगा, और माइनस के y को राइट में भेजेंगे तो ये प्लस का y मेरे भाई बना देगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ी z की गिनती करो यहाँ पर, तो z हमारा एक ये रहा z, एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये रहा z, और एक हमारा यहाँ पर ये रहा z। तो यदि हम z देखेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे समझ लो 8 में से 3 खत्म, 5z, और 5z और 5z मेरे भाई पूरे के पूरे खत्म हो जाने वाले हैं। तो z हमारा z को क्या करेगा दोस्त, काट देगा। z हमारा z को क्या करेगा, काट देगा। अब ये माइनस का 7w यहाँ प्लस के 4w के साथ जाके मिलेगा, तो माइनस का 7w को उठा के लेके आओ तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 11w के बराबर। यानी आसान भाषा में यदि हम कहें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर है। 3x प्लस वाई का सम हमारा 11w के बराबर है। मात्र 2 लाइन का ये सवाल है, मात्र यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो कि इन दोनों को जोड़ने में हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो यदि हम सवाल में देखते हैं, तो सवाल में हमसे बोला गया है 6x प्लस 2y माइनस 17w डिवाइडेड बाई w। तो जो 6x प्लस 2y है मेरे भाई क्या है, इसी का ये डबल है, 3 का डबल 6 है, y का डबल 2 है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि सर ये जो आपने 6x प्लस 2y, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर वो 3x हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, y हो गया, माइनस हो गया हमारा 17w, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो w हो गया सर। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो 3x प्लस वाई का मान कितना है, 11w है। तो बोलेंगे 2 इंटू 11w, और माइनस यहाँ पर 17w, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, w। यहाँ देखेंगे 22w में से 17w चला गया तो 5w, डिवाइडेड बाई यहाँ पर w। आंसर कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो यानी ये सवाल जितना भारी भरकम दिख रहा था, ये उतना भारी भरकम नहीं था। यहाँ पे बहुत आसान भाषा में इस सवाल को ऑप्ट कर सकते थे, पहले दूसरे को जोड़ने में तीसरे के बराबर लेकर आ सकते थे। तो पहले दूसरे को जोड़ने में तीसरे के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तीसरे के बराबर, तो 3x प्लस वाई का मान 11w निकला। तो मेरे भाई इसका ये डबल है, 3x का डबल कितना, 6x हो गया, y का डबल हमारा 2y हो गया। तो इस संख्या का ये डबल है, तो 11w का डबल मेरे भाई 22w, 22 में से 17 गया, 5w, 5w अपॉन w हमारा कितना हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर बात बताइए जल्दी से आप लोग। 5, सभी का आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, सब बुक में मिल जाएगा। सर कौन सी बुक की बात कर रहे हैं अखिलेश कुमार, यहाँ पे किस किताब की बात कर रहे हैं, कौन सी किताब में मिल जाएगा बताइए। सर साउंड लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। साउंड कहाँ लो है बताना ज़रा, परफेक्ट साउंड है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए। सर y माइनस में होगा, प्लस में हो जाता है कहाँ पर मेरे भाई, y बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर y -2y है, और -2y में y को जोड़ोगे तो यहाँ -y आएगा, इस साइड -y आएगा, इधर का -y उधर जाके मेरे भाई +y में हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे करण सिंह, कोई दिक्कत की बात। देखिए दोबारा से समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ का +x था, उधर जाके -x हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया।
यहाँ का मेरे भाई y जो था वो दोनों मेरे भाई माइनस वाई था, तो माइनस वाई को उधर ले गए तो मेरे भाई वो जाके प्लस वाई हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस था, इधर आके प्लस में हो गया, तो इसीलिए 7 और 4 हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब मैंने बस सबको प्लस में रखा है यहाँ पर, और मेरे भाई मैंने यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की। एक्सरसाइज इंस्पेक्टर अजय, मेरे भाई सर्कल की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड हुई थी कुछ देर के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर था, इस वजह से मैंने वापस हटवा दिया है। और वो मेरे भाई यहाँ पर दोबारा से कल शाम तक आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी, यानी आराम से मेरे भाई जो है आप कल रात तक मेरे भाई उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो कल शाम तक मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को शीट मिल जाने वाली है, सर्कल की क्लासरूम शीट, यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक ही बात के लिए भाई बार बार कमेंट मत करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62, देखो क्या बोला गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों का यानी पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 2:3 है। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है, और ए में महिला कर्मचारियों का कुल अनुपात, ठीक है, महिला कर्मचारियों का कुल अनुपात से ए का अनुपात 1:3 है। ए और बी में पुरुष कर्मचारियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, समझिए क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड ऑफिस बी इज 2:3। बहुत ध्यान समझिए, कार्यालय ए और बी में कर्मचारी जो कि पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, यानी यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जैसे पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी, इन दोनों का अनुपात 2:3 है। यानी पूरा का पूरा ए में कौन आएगा, तो ए का मेल आएगा और यहाँ ए का फीमेल आएगा, और पूरा का पूरा बी में कौन आएगा, तो बी का मेल आएगा मेरे भाई और बी का फीमेल आएगा। तो कर्मचारी ए और कर्मचारी बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए। कर्मचारी ए और कर्मचारी बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम एक एक लाइन आप लोगों को तोड़ के समझाएंगे, बस मेरी बातों को सुनिएगा। कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए एंड बी इज इतना। पहला लाइन क्लियर कि यहाँ पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज इतना, यानी ए में फीमेल और बी में फीमेल, उसका रेशियो 1/2 है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए का फीमेल हो गया और उसके बाद बी का फीमेल हो गया, इनका जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 1/2 है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़िए। रेशियो ऑफ फीमेल ऑफ एम्प्लॉय इन ए टू टोटल एम्प्लॉय इन ए इज 1:3। ए की महिला और टोटल ए हमारा, हिंदी में भी पढ़ लो यहाँ पर, और ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों का अनुपात जो है वो 1:3 है। यानी ए की महिला और यहाँ ए का जो है वो टोटल ले लीजिए। तो यहाँ बात करेंगे, अगर हम ए की महिला ले लेते हैं, ए का फीमेल ले लें, और यहाँ टोटल हम ले लें ए का मेरे भाई फीमेल भी और मेल भी, तो वो रेशियो हमारा कितना बन जाएगा, तो वो रेशियो हमारा 1/3 हो जाएगा। कि फीमेल इन ए टू टोटल इन ए, सॉरी टोटल इन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल इन ए हो जाएगा। यहाँ पे टोटल का मतलब क्या होता है, तो मेल और फीमेल होता है। वो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा रेशियो जो है वो 3 हो जाएगा। यही बोला गया रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू टोटल एम्प्लॉय इन ए इज इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, यहाँ पर। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी, यानी ए का मेल और बी के मेल का हमारा अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब मैंने कहा सर बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, आप देखते चलिए। अक्सर में एग्जामिनर जब जब कोशिश करता है क्वेश्चन को टफ बनाने की, पीछे वो कई सारे ऐसे निशान छोड़ देता है जिससे आप सवालों को काफ़ी ज़्यादा आसान में बना सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कितना हार्ड है, कितना टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमेशा रेशियो का मतलब ही यहाँ पर होता है कॉमन संख्या को बराबर करना। आप यहाँ पर देखिए तो कॉमन संख्या क्या है, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ एफ ए की वैल्यू 1 है और एफ ए की वैल्यू 1 है, सर ये तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा वाला पॉइंट दोस्त वो बराबर नहीं है, और वो कौन सा, एफ ए प्लस एम ए का मान 3 है और एफ ए प्लस एम ए का मान 2 है। यहाँ है मेरे भाई गड़बड़। एक ही चीज़ का मान दो अलग अलग कैसे हो सकता है, उसको तो बराबर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर आगे भविष्य में कहीं भी रहे ए का मान 10 ही होगा यहाँ पे। समझ गए। पहले मेरे भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। पहले यहाँ पर मैं आगे तब बढ़ूंगा जब पहले मुझे जो लिखा हुआ है उसमें बता दो कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है पूरा लिखवाने के बाद बाद में बोलोगे सर हमको ये समझ में नहीं आया, हमको वो समझ में नहीं आया।
सर टैब पे गूगल पे क्लास लाइव नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है। इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, वो आपको बताएंगे कि आप एप्लीकेशन का जो वीडियो है वो टैब पर कैसे देख सकते हैं, गूगल से कैसे देख सकते हैं। ठीक है आशुतोष पांडे भाई, ठीक है, तो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करो, वो तुम्हें सिखा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले मुझे यहाँ तक आप लोग बता दीजिए। बताइए, क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर एक एक लाइन को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। कार्यालय ए और बी में कर्मचारी पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। ए कार्यालय में पुरुष कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है। बी नाम का ऑफिस, उसमें भी मेल भी है और फीमेल भी है, ऐसे समझ लीजिए। दो अलग अलग ऑफिस, ऑफिस ए में मेल भी है और फीमेल भी है, ऑफिस बी में मेल भी है और फीमेल भी है। तो पूरा का पूरा ऑफिस ए ले लो और पूरा का पूरा ऑफिस बी ले लो। तो पूरा का पूरा ऑफिस ए लेने का मतलब मेल लेना और फीमेल लेना, पूरा का पूरा ऑफिस बी लेने का मतलब मेल लेना और फीमेल लेना, और इनका रेशियो हमारा 2/3 है। ये क्वेश्चन में पहला लाइन है। फिर बोला गया ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात, सिर्फ ए के महिला को उठा लो और बी के महिला को उठा लो, उनका रेशियो इतना है। ए के महिला को उठा लिया और बी के महिला को उठा लिया, उनका रेशियो इतना है। ये सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा, ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों के साथ अनुपात, यानी ए के महिला कर्मचारी को ले लो और ए का टोटल ले लो। तो ये हमारा ए का महिला हो गया और ये हमारा ए का मेरे भाई टोटल हो गया। वो रेशियो हमारा कितना है? 1:3 है। ले लिया हमने सारी वैल्यू। मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू है तो मेरे भाई हर जगह वो एक समान होगी। अगर यहाँ देखेंगे एफ ए प्लस एम ए की वैल्यू 3 है और यहाँ एफ ए प्लस एम ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3 अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते यहाँ पे। तो हमें इनको बराबर करने की आवश्यकता है। तो हमें इनको बराबर करने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो इन्हें बराबर करेंगे। 2 वाले को किससे गुना करेंगे? तो 2 वाले को 3 वाले से यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। और 3 वाले को किससे गुना करेंगे? तो 3 वाले को 2 से गुना करेंगे। इससे मेरे भाई क्या होगा? ये बराबर हो जाएंगे। ये हमारा 6 और ये हमारा 6 जो है वो क्या हो गया? बराबर हो गया। बट इसमें एक गड़बड़ हो गई। इसको बराबर करते वक्त एक पर्सन जो था बड़ा स्टेबल पोजीशन पे था, वो घबरा गया। और वो कौन सा घबरा गया? तो एफ ए। अब एफ ए का मान हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमें यहाँ भी एफ ए का मान कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो इसे 2 से गुना करो और यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं रेशियो में एक संख्या को नीचे वाले को गुना करेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ना भाई, उसको भी गुना करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब एफ ए को 2 से गुना किया तो यहाँ भी एफ ए हमारा 2 से गुना हो, ताकि वो क्या हो जाए? बराबर। अब आपके पास किसका मान नहीं है? आपके पास हर एक पर्सन का मान है। आप जिसका मान चाहो आप उसका मान निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको मानो ए में चाह रहे हो कि ए में हमारा सर एफ ए का मान, ए में फीमेल कितनी है वो पता चल जाए, तो मेरे भाई बड़े प्यार से पता चल जाएगा। फीमेल ए कितनी है सर? तो ए में फीमेल हमारी कितनी है? तो 2 है, तो सर पता चल गया। अगर आप चाहते हो कि ए में आपको मेल का पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा सर। आप ये देखो, फीमेल हमारी 2 हैं और मेल और फीमेल मिलाकर कितनी है? 6 हैं। 3 इंटू 2 कितनी है? 6 है। 6 में हमारी 2 महिला, देखो एफ ए का मान कितना है? 2 है। तो 2 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई कि 6 आ जाएगा? तो जाहिर सी बात है 4। तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई 6 आ जाएगा? तो यानी 4। तो मेल कितने हैं? तो 4 है। उसी तरीके से अगर मेरा मूड हुआ बी में पता करने का, तो एफ बी का मान ज़रा देखो। एफ बी का मान मेरे भाई कितना है? तो एफ बी का मान हमारा 4 है। तो एफ बी का मान अगर 4 है तो एम बी का मान हम नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। तो बोलोगे सर हाँ निकाल सकते हैं। तो ये 4 है। 4 में कितना जोड़ूंगा कि 9 आ जाएगा? बताना। तो बोलोगे 4 में 5 जोड़ूंगा। तो यानी एम बी का मान कितना होगा? 5। आपको मेरे भाई किसी का रेशियो किसी के साथ पूछ ले, कल के दिन ऐसा पूछ ले ए की महिला और बी का पुरुष बता दो, या फिर ए का पुरुष बी की महिला बता दो, या ए का महिला बी का महिला बता दो, या ए का पुरुष और बी का पुरुष बता दो, आपसे जो पूछना चाहे एग्जामिनर वो पूछ ले, आप मेरे भाई कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा रेशियो ऑफ मेल ऑफ ए एंड बी, तो मेल ऑफ ए और मेल ऑफ बी, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो मेल ऑफ ए और मेल ऑफ बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? तो 4:5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि मिसलिनियस के सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग के धागे को खोलते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है और 63 यहाँ पर सवाल देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है। ये भी सवाल बहुत प्यारा है मेरे भाई, और ऐसे सवाल भी आपके पेपर में आते हैं। क्या बोला गया है ज़रा सवाल को देखिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे यहाँ पर बोला गया है कुल मिला के, ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5।
ठीक है, द लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर क्या बोला गया है, तो बोला गया है देखो ये तुम्हारी प्यारी सी धरती है, जिस धरती पे तुम रहते हो, जिस गोले पे रहते हो, तो ये तुम्हारा वो प्यारा सा गोला है। और इस पूरे गोले में बात करें तो वोल सरफेस ऑफ अर्थ में लैंड और वाटर का जो रेशियो, ये पूरा सरफेस, ये पूरा धरती है मानो, ठीक है, पूरी धरती मात्र दो ही चीज़ों से बनी है, या तो मिट्टी है और नहीं तो पानी है। तीसरा मेरे भाई कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, मिट्टी है या पानी है। तो यहाँ पर पूरे धरती पर जो मिट्टी और पानी का दोस्तों अनुपात है वो हमारा 3:5 है। ये लैंड है और ये वाटर है, ऐसे समझ लो। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाले पार्ट में एक नॉर्थ है और एक साउथ है। जाहिर सी बात है, धरती के दो टुकड़े हैं, ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया मेरे भाई यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, तो ये हमारा साउथ पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें बोला गया यहाँ पे, पढ़िए ज़रा, कि ऊपर वाला जो नॉर्थ पार्ट है, सर ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है। तो नॉर्थ पार्ट में यहाँ पर जो है मिट्टी होगा और पानी होगा, और वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, तो वो यहाँ पर हमारा 7 और 9 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा साउथ पार्ट में कितना होगा ये बता दो, साउथ पार्ट में कितना होगा ये बता दो। समझ गए मेरी बात को। ऐसा क्वेश्चन हमारा एक और आता है, बोलता है एक पेंटिंग है आपके पास और पेंटिंग मात्र दो ही रंगों से बना हुआ है, कोई भी एक पेंटिंग लेकर आइएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक पेंटिंग है मात्र दो रंगों से बना हुआ है, उसको पेंटिंग को बनाने के लिए जो है मेरे भाई दो रंगों का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे मानो रेड हो गया और ब्लू हो गया, ये पूरी की पूरी पेंटिंग थी, दो रंगों का हमने इस्तेमाल किया, रेड हो गया और ब्लू हो गया। अब यहाँ रेड हो गया और ब्लू हो गया मेरे भाई, तो जैसे नीचे वाले पूरे पेंटिंग में रेड 3 लीटर इस्तेमाल हुआ है, तो मान लो कि यहाँ ब्लू जो है 5 यूनिट इस्तेमाल हुआ है, ये रेशियो उनका उतना है। ऊपर के आधे भाग में इनका रेशियो इतना है, तो नीचे के आधे भाग में कितना होगा। अभी तो यहाँ पर आगे चलकर मेरे भाई और भी काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया जो सवाल हैं वो हमारे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके भी टुकड़े कर दिए जाएंगे और आगे चल कर क्या क्या होगा, तो पहले एक पार्ट समझ लो, उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा पार्ट समझ लेना। मोहित साहू दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लेना, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 62 अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, तो एक बार में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मानिए अभी हमारे हाथ में एक छोटा सा पेंटिंग है, मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए कि ये दो ही रंगों से बना हुआ है, तो एग्जामिनर क्या बोलता है कि पूरे के पूरे पेंटिंग में, पूरे के पूरे पेंटिंग में दो रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हम मान लीजिए कि लाल कलर 5 यूनिट है तो नीला कलर 7 यूनिट है। फिर बोलेगा इधर के आधे पार्ट में लाल और नीला का अनुपात इतना है, तो बाकी के आधे पार्ट में कितना होगा ये बता दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार सर, थैंक यू। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि पूरा पार्ट दे दीजिए, जैसे आपका पूरा शरीर दो चीज़ों से मिलकर बना, मान लीजिए पानी से और मांस से, तो पूरे शरीर में पानी और मांस का अनुपात इतना है, ऊपर के आधे भाग में इतना है, तो नीचे के आधे भाग में कितना होगा। हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं समझते हैं। ये तो मेरे भाई आपको समझाने के लिए था कि ये सवाल ऐसा होता है, हम इसे बनाते किस तरीके से हैं ज़रा वो देखो। तो इसको बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पर छोटे से पॉइंट को समझने की आवश्यकता है, और वो हमारा क्या है। देखो यहाँ पे दोस्त, इसको हटा देते हैं। तो जैसे मानो पूरी की पूरी जो धरती है वहाँ रेशियो हमारा कितना है, तो पूरी धरती पर जो रेशियो है लैंड का और वाटर का वो 3:5 है। पूरी धरती पर कितना है, तो 3:5 है। ये धरती दो टुकड़ों में बटी है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। किस में बटा है मेरे भाई, तो एक नॉर्थ में और एक साउथ में। तो ये मान लो मेरे भाई कि ये हमारा नॉर्थ है, और यहाँ पर ये मान लो कि ये हमारा साउथ है। ठीक है, अब नॉर्थ वाले पार्ट की अगर हम कहानी कहें, तो नॉर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो हमारा कितना है, तो बोलोगे 7:9 है। तो मेरे भाई यहाँ पर साउथ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा। हम एक तरीके से मान लीजिए आपको यहाँ पर वजन सिस्टम खिला रहे हैं थोड़ा सा, आप यहाँ पर बस एक काम करिए, इन दोनों का सम करके देखिए, इन दोनों का सम कितना होगा। तो 7 × 9 कितना होगा, 16 होगा। इन दोनों का सम, या तो इस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, या नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे आपका शरीर है, तो आपका शरीर है मेरे भाई, तो जैसे मानो यहाँ पर ऊपर का पार्ट 16 किलो का है, तो नीचे का आधा पार्ट भी 16 किलो का होगा, तभी पूरी शरीर 32 किलो की हो पाएगी। एकदम बराबर आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे पूरा का पूरा धरती है मेरे भाई, तो धरती में ऐसा तो है नहीं नीचे वाला ज़्यादा भारी होता है, ऊपर वाला कम भारी रहता है। अगर मानो पूरी धरती की बात करें, नीचे 100 किलो है तो ऊपर भी कितना होगा, 100 किलो होगा, तो पूरी धरती कितने की हो जाएगी, 200 किलो की। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, तो जैसे मानो 9 + 7 ये 16 यूनिट है, तो अगर ये 16 यूनिट है तो ये भी कितना रहा होगा, तो बोलोगे सर 16 यूनिट। अगर नॉर्थ 16 किलो तो साउथ
साउथ में भी 16 किलो मटेरियल होगा। नॉर्थ में 16 किलो होगा तो सर साउथ में भी कितना होगा, 16 किलो होगा। तो नॉर्थ प्लस साउथ यानी ये हमारा मटेरियल कितना आएगा, तो ये हमारा सर 32 किलो आएगा। बट गौर से अगर हमने देखा तो हमने जब इन्हें जोड़ा तो ये हमारे कितने थे, तो ये तो हमारे 8 थे। भाई यहाँ लोचा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, तो हमने कहा देखो समझना इस बात को लेकर कि सर यहाँ पर ये क्या है, तो इनको जोड़ो 16 आएगा, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और 16 16 है तो ये मेन 32 होना चाहिए। बट यहाँ पर सर ये कितना है, 8 है। अब 8 को 32 हमें बनाना है सर, और अगर नहीं बनाएंगे तो धोखा हो जाएगा सर। ठीक है, समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि 8 को क्या बनाना है, तो यहीं 8 को सर 32 बनाना है। अब इस 8 को 32 बनाने का मेरे भाई कार्यक्रम चलेगा, कैसे चलेगा यहाँ पे, तो समझने की आवश्यकता है भाई यहाँ पे कि सर ये 8 को 32 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके। हो गया 32 बन गया सर। अब सिर्फ इसको बाहर से 4 से गुना करने से क्या होगा, बाहर से किया तो अंदर से भी गुना करो, और भाई आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बोलोगे सर ये 16 तो ये 16, और 16 16 तो सर ये 32। 8 था तो 8 को हमने 32 बना दिया, 8 था तो हमने कितना बना दिया, 32 बना दिया। अब जरा मेरे भाई पॉइंट यहाँ न समझना एग्जामिनर की क्या बोलता है। जमीन यहाँ कितना है, 12 किलो, पूरे धरती पर 12 किलो मिट्टी है, और 12 किलो में 7 किलो नॉर्थ में है। आप मुझे खुद बताओ कमेंट करके कि साउथ में कितना किलो मिट्टी होगा, बताओ क्या बोलोगे। 12 किलो मिट्टी पूरे के पूरे धरती पर है, 7 किलो मिट्टी हमारे नॉर्थ में है, तो कितना किलो मिट्टी हमारे साउथ में होगा, तो बोलोगे सर 12 में से 7 गया तो कितना किलो होगा सर, 5 किलो होगा। कितना किलो होगा सर, 5 किलो होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 20 किलो पानी पूरा का पूरा धरती पर है, 20 किलो पानी पूरा का पूरा धरती पर है, और 20 किलो पानी में 9 किलो पानी जो है वो हमारे नॉर्थ में है। तो साउथ में कितना होगा, 20 माइनस 9, 11 किलो। 20 माइनस 9 तो कितना होगा, 11 किलो, और जोड़कर देख लो तो इसका मान भी 16 आ रहा है। यानी आंसर कितना आएगा, 5:11। इससे बेस्ट कोई भी मेथड नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बात, इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं हो सकता है कि पूरे के पूरे धरती में से आप नॉर्थ को घटा दो तो क्या निकल के चला आएगा, तो साउथ निकल के चला आएगा। ठीक है, पहले हमने एवरेज और वजन वजन लगा के इसको इसको बराबर करके ये कर दिया, उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत। बाकी उस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते थे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा CHSL का जून में पूछा गया है, वो देखिए। द एक्सपेंस ऑफ ए फैमिली ऑन ए वेट vegetable and oil are in the ratio 12:8:5. The prices of these items are increased by 50%, 25% and 40% respectively. The total expense on the family on these items is increased by. ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियां और तेल पर जो खर्चा है 12, 8 और 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि होती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, यहाँ पर ये बताओ। ठीक है, ऐसा सवाल आपका परसेंटेज में आपको देखने को मिलता है कि ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। भाई उनकी सैलरी का अनुपात फलाना 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 है। ए की सैलरी में हमने इतना % का इंक्रीज कर दिया, बी के सैलरी का हमने इतना % इंक्रीज कर दिया, सी के सैलरी का इतना % इंक्रीज कर दिया। तो बताओ यहाँ टोटल उनका जो सैलरी है वो हमारा कितना % इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा ये टोटल का जो खेल है वो हमारा चलता रहता है दोस्तों, कि हमारा टोटल कितना % इंक्रीज हो गया ये बता दो। हमने कहा सर इससे आसान सवाल तो कुछ है भी नहीं। आप यहाँ पर समझिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक वेट गेहूं के ऊपर हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है वेजिटेबल के ऊपर हो रहा है, सब्जियों के ऊपर हो रहा है, और यहाँ पर ऑयल के ऊपर हो रहा है। और इनका जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 12 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, भेज दो। तो यहाँ पर ये 12, 8 और हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ बोला गया पहला 50%, दूसरा 25% और तीसरा 40%। क्या मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है कि अगर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी ही हो, इसकी भी वैल्यू बढ़ानी हो और इसकी भी वैल्यू बढ़ानी हो, तो 12 का 20%, 10%, 4% निकालना मेरे भाई यहाँ पर वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको अगर हम 0 0 0 दे दें, 120 बना दें, या 800, जैसे इसको 8 है तो 80 बना दो या 800 बना दो, उसका % निकालना आसान होगा। सौरभ भाई जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, वीडियो के अंदर में बताया हुआ है मैंने कि मैंने 4 से वहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया।
ठीक है भाई, सुन लेना अच्छे से। तो आ जाओ, तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है 12, 8 और 5 से बेहतर होगा इसको 1200 समझना, इसको 800 समझना और इसको 500 समझना। वो ज़्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1:2:3 को 100, 200 और 300 भी हम लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखिए तो बोला गया इन आइटम्स के कीमत को बढ़ाया गया है। इसके कीमत को कितना बढ़ाया गया, तो 50% यहाँ पे। उसके बाद अगले की कीमत को कितना बढ़ाया गया है, तो 25% बढ़ाया गया मेरे भाई। नेक्स्ट पर्सन की कीमत को कितना बढ़ाया गया, तो ये 40 बढ़ाया गया। तो इनके कीमत को इतना 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 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। तो मैं दो तरह की वैल्यू आ सकते हैं। एक तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ सकता है कि बढ़ने के बाद इनका मान कितना हो गया, और एक हो सकता है कि जो बढ़ा है वो कितना हो गया। तो दिक्कत क्या आती है, लोग अक्सर फाइनल वैल्यू लिख देते हैं। भाई फाइनल मत लिखो, तुम ये लिखो ना कि तुम्हारा इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर कितने का हुआ है, बताओ। ये लिखो मेरे भाई कि जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी जैसे बोला गया, तो जो इंक्रीज है वो कितने का है, तो 1200 का 50%। भाई किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी संख्या का 50% क्या होता है कि उसका आधा। सर आपने प्रूफ ही कर दिया कि आपके जैसा कोई भी नहीं समझा सकता है। लव यू गुरुजी। चलो भाई, लव यू ऑल, थैंक यू। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसी भी संख्या का 50%, 1200 का 50% कितना हो गया, तो 1200 का 50% हमारा 600 हो गया। उसके बाद 800 का 25%, तो मेरे भाई यहाँ पर 800 का 25% कैसे निकालेंगे, तो 800 इंटू 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए कि 25 का 8 गुना 200 होता है, परसेंटेज डबल जीरो को काट देगा, तो यहाँ पर इसका 200 का इंक्रीज है। उसी तरीके से मेरे भाई 40%, देखो 40 का 5 गुना 200 होता है, परसेंटेज दोनों जीरो को काट देगा। फास्ट फास्ट निकाला करो ना यहाँ पे, कि 40 का 5 गुना मेरे भाई 200 होता है, और ये प्रतिशत बाकी दोनों को खत्म कर देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो ये हमारा वेट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और ये हमारा ऑयल हो गया। इतने इतने का इंक्रीज हुआ है। यदि इसकी कीमत 1200 थी तो 600 बढ़ा दिया गया, इसकी कीमत 800 थी तो 200 बढ़ा दिया गया, इसकी 500 थी तो 200 बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया कि जो आपने इंक्रीज किया है वो कितना परसेंट आपने इंक्रीज किया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आइटम इज इंक्रीज बाई, पूरे परिवार का खर्चा कितना बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज की यदि हम बात करें तो कितना बढ़ गया, 600, 200, 800 और 200, 1000। कितने का इंक्रीमेंट हो गया, तो बोलोगे 1000 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने के ऊपर में, 12, 8, 2000 और 500 हमारा 2500। 12, 8, 2000 और 500, 2500 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर है। तो यदि हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 20 से 20 खत्म, 25 से मेरे भाई 40 बार में। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, 40% हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। 120, 80 और 50, पूजा शर्मा कहती हैं सर ऐसा ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे पूजा जी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं आती। आप यहाँ 180, 20 और 50 लेते तो किसी ने आपको नहीं रोका था, आप आराम से ले सकती थी। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर कहा गया है। और अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सेम तरीके से बी, सी, डी और ई के वेतन का अनुपात, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि परसेंटेज में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वही है कि उनके वेतन का अनुपात 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि की जाती है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है, नया वाला वेतन 560 है, तो बी का, सी का, डी का और ई का मूल वेतन का योग हमारा कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर salary of B, C and D are in the ratio 2:3:4:5. Their salary are increased by 20%, 30%, 40% and 50%. If the increased salary of D is इतना, what is the sum of original salary of B, C, D and E? तो मेरे भाई यहाँ पर बाकी लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, ये फालतू का डेटा था मेंस में जो कि परेशान करने वाला था। ठीक है, सीजल मेंस 8/8/2022, क्या लग रहा है आपको सारा डेटा लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर देखिए तो जैसे मानिए बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, और ये हमारा ई हो गया। इनकी सैलरी का रेशियो कितना है, 2 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, और यहाँ 5 है। मैंने कहा इसको 2 को 200 बना लो, 3 को 300 बना लो, 4 को 400 बना लो, 5 को 500 बना लो। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि इनकी सैलरी 20%, 30%, 40%, 50। इसकी सैलरी बढ़ गई मेरे भाई 20 से, चलो मान लिया इसकी बात। इसकी सैलरी बढ़ गई मेरे भाई 30 से, चलो मान लिया यहाँ पर ये बात। इसकी सैलरी हमारी बढ़ गई 40 से, चलो मान लिया यहाँ पर ये बात। और इसकी सैलरी बढ़ गई 50 से, चलो ये मान लिया ये बात। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इसका जो नया वाला सैलरी
सैलरी है, किसका मेरे भाई? तो यहाँ इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ डी इज 560। यहाँ पर ये जो डी का नया वाला मान है मेरे भाई वो दे रखा है, और यहाँ इनका ओरिजिनल पूछा है। तो इनका ओरिजिनल पूछा है तो बी का, सी का और ई का इंक्रीज करने का कोई फायदा ही नहीं बनता। अब एक बच्चा बेचारा कितना मेहनत करेगा, देखो वो बी के सैलरी को इंक्रीज करेगा, वो सी के सैलरी को इंक्रीज करेगा, डी को भी इंक्रीज करेगा, ई को भी इंक्रीज करेगा, बाद में देखेगा अरे यार जरूरत सिर्फ इसकी थी, तो बाकी लोगों को क्यों इंक्रीज करके अपना टाइम वेस्ट किया, नहीं करना था। सवाल के लैंग्वेज को पढ़ते ही समझ जाया करो ना यहाँ पे कि बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों को लिखने तक की मेरे भाई आवश्यकता नहीं है कि ये क्या थे और कितने बढ़े और कितने नहीं बढ़े। सिर्फ आप डी को इंक्रीज करके देखो, इसकी सैलरी में 40% बढ़ाओगे तो मेरे भाई 400 में 40% बढ़ाओगे, तो 400 में 40% बढ़ाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, या तो जो बढ़ गया है हम वो लिखें, जैसे पीछे वाले में हमने क्या लिखा था, तो पीछे वाले में हमने जो यहाँ पर इनिशियल सैलरी थी वो हमने लिखा था, और ये जो हमारा इंक्रीज हुआ है वो लिखा था। अब इस वाले में यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा इनिशियल है हम वो लिख रहे हैं, और यहाँ इंक्रीज ना लिखकर हम सीधा फाइनल लिख देते हैं कि भैया फाइनल हमारा इतना हो गया, इंक्रीज होने के बाद फाइनल हमारा इतना हो गया। ठीक है, तो 400 में 40% का बढ़ना मतलब 160 का बढ़ना, तो इसमें इसका 40% 160 अगर बढ़ गया तो कितना हो गया, 560 हो गया। कितना हो गया, 560। क्वेश्चन में कहा गया यदि डी का बढ़ा हुआ मान 560 है, यानी ये 560 और वो 560 मेरे भाई बराबर हो गए, यूनिट हमारा रुपए के बराबर हो गया। तो यदि ये 560 वो 560 के बराबर हैं तो सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी, सी, डी एंड ई, तो ओरिजिनली हमारा बी का, सी का, डी का, ई का जो है यहाँ पर, ठीक है, आंसर हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पर बोलते हैं बी सी डी जो होगा हमारा कितना होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो बी का हमारा सैलरी कितना है, तो 200 है। उसके बाद यहाँ सी का सैलरी हमारा 300 है, डी का मान हमारा 400 है, और ई का मान मेरे भाई 500 है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 और 2 14, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1400 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। तो एक का बढ़ा हुआ मान दिया गया है हमसे, और उसके बाद बाकी लोगों का ओरिजिनल सैलरी पूछा है। हाँ, यहाँ पर अगर एग्जामिनर हमसे ये बोलता कि बाकी लोगों का नया सैलरी बताओ, तो इसका फाइनल, इसका फाइनल, इसका फाइनल, इसका फाइनल, चारों का फाइनल निकालते और चारों के फाइनल को जो है यहाँ पर हम ऐड करते। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, बच्चा कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट है, दिखाना, ये बार बार लिख रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में ओपीएस से भी तो कर सकते हैं, जैसे 5 + 11 = 16 था तो किसी में नहीं था, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कपिल भाई, देखो हम सम के आधार पर नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर 5 + 11 हम 16 कर देते, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। क्या पता यहाँ पर ये 16 का मतलब ऐसा होता कपिल भाई कि जैसे ये 4 होता और ये 12 होता। अब 4 और 12 होते तो उनका रेशियो आपस में 1 और 3 होता, और ऑप्शन में मेरे भाई 1 और 3 जो है दिया गया होता, और आप पहले ही उसको इग्नोर मार देते। क्यों? क्योंकि 1 3 को जोड़ने पे मेरे भाई 16 नहीं आता है। तो ऐसा कपिल भाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, कि सर 16 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने में 16 आ रहा है तो टिक कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ 5 की जगह 4 होता और 11 की जगह मेरे भाई 12 होता, तब रेशियो 1 3 हो जाता, जिसको जोड़ने पे 16 नहीं आता। तो गलत कंसेप्ट अपने मन में नहीं पालना है, और गलत धारणाएं मेरे मन में नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल देखें और अगला सवाल चलें। देखो आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील ट्रेंडिंग में रहता है, कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। ठीक है, यूट्यूब पर भी कोई यहाँ पर जो है वो ट्रेंडिंग में रहता है। उसी तरीके से क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग में है। कोई भी परीक्षा इस समय हो रहा है मेरे भाई एसएससी के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, देखो पवन कुमार भाई कहते हैं सर हमको डेंगू हो गया था, बहुत बैकलॉग हो गया है, हम क्या करें। मेरे भाई एक काम करो, ठीक है, ईमानदारी से बताता हूँ, देखो किसी का भी अगर कोई भी बैकलॉग रह जाता है, ठीक है, तो बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है यार, दोबारा से शुरू करने के लिए ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रखना पड़ता है। ठीक है, मानो ये भाई कह रहे हैं कि हमारा बैकलॉग हो गया, सिर्फ इनका नहीं कई सारे बच्चों का बैकलॉग होगा, किसी का कोई चैप्टर छूट गया होगा, किसी का कोई चैप्टर छूट गया होगा, किसी का कोई चैप्टर छूट गया होगा। तो सबसे पहले एक काम करो, जो चैप्टर अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, जैसे मानो मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भाई आप रेशियो की सबसे पहले वीडियो देख लो साथ के साथ, बाकी टॉपिक्स को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आप ये 7 वीडियो देखकर कोशिश
करो लाइव क्लास में आने की, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस को अटेंड करने की। ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर ये हो जाता है कि ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता अपनी मर्जी से है, उसका मन होगा तो 3 वीडियो देख लेगा और उसका मन होगा तो 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं देखेगा, ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा मेरे भाई आप ध्यान रखो यहाँ पे। अगर बैकलॉग हुआ है तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ के उस क्लास में लाइव आने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि हम वो लाइव अटेंड कर पाएँ और मैच कर पाएँ अपने आप को। ठीक है, नहीं तो मेरे भाई पीछे हमेशा पीछे ही रहोगे और रिदम कभी मेंटेन हो नहीं पाएगा, फिर बाद में ये बोलोगे अरे मोबाइल में तो कोर्स पड़ा हुआ है, फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फिर कभी वो दिन नहीं आएगा और कभी भी आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आ जाओ चलो, यहाँ पर इस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए सेमी प्रीशियस स्टोन weighing 48 ग्राम is 2,30,400. It is broken into two pieces whose weight are in the proportion 5:7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss incurred is यहाँ पे। ठीक है, 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 है। इसे दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है जिनका वजन 5 और 7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि हमारी कितनी होगी। देखो क्या होता है, मानो यहाँ पर हमारा जो है गौरव भाई, ठीक है, गौरव भाई मानो कि बड़ा प्यार से एकदम नौकरी वोकरी इसके निकल गई और ये अपने महिला मित्र के लिए बड़ा प्यारा सा एक जो है हीरे एकदम पत्थर ले गया, ऐसा कि ये देखो एकदम नया पत्थर है और बहुत समय से सोचे थे हम तुमको देने के लिए। ठीक है, तुम हमारी जीवन संगनी हो, तुम हमारी सब कुछ हो, यहाँ पे तुम ही ने हमें सपोर्ट किया तो हम इस काबिल बन पाए, लो ये तुम्हारा है। ठीक है, और उन्होंने जब उसको प्राप्त किया उसके बाद जब वो चेक करवाने गई तो पता चला कि ये नकली है। अब ये नकली है तो उसके बाद ये क्या करेंगे। ठीक है, उनको किसी ने कह दिया कि नकली है, चेक करवाने नहीं गई, उनको रूममेट ने कह दिया अरे पागल है क्या, ये सही कहाँ से दे सकते हैं, नकली है ये तो। उन्होंने वहीं पे फेंक के मारा। ठीक है, यहाँ पे कि भैया तुमने नकली हमें कैसे दे दिया। अब वो नकली दे दिया तो जैसे देखो यहाँ पर खेल क्या चलता है, खेल यहाँ पर ये चलता है कि जो पैसा है वो मेरे भाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो पैसा हमारा वजन के प्रोपोर्शनल हो जाता है, पैसा हमारा वजन का प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी यहाँ पर 1 ग्राम कीमत है, पैसा हमारे वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। 1 ग्राम अगर मानो है तो 1 ग्राम का स्क्वायर तो पैसा कितना बनेगा मेरे भाई, 1 रुपया। ठीक है, अगर मानो वजन हमारा 2 ग्राम है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये पैसा है और ये वजन है। अगर यहाँ पर वजन मानो 1 ग्राम है तो ये 1 का स्क्वायर 1 रुपये। अगर मानो वजन 2 ग्राम है तो 2 का स्क्वायर पैसा 4 रुपये। वजन हमारा अगर 3 ग्राम है तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 रुपये। यानी अगर पैसे को निकालना है तो इस संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वजन के स्क्वायर के बराबर पैसे को अदा करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि पहले कोई टुकड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक टुकड़ा था मेरे भाई, पत्थर था मान लो यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसे कोई पत्थर था और ये पत्थर मेरे भाई 7 ग्राम का था। ठीक है, और 7 ग्राम का था तो यहाँ पर ये उसका क्या था, तो वजन था। अब थोड़ा सा इस बात को समझना, वजन कितना था, 7 ग्राम, तो उस हिसाब से जो कीमत लगी थी वो कितनी लगी थी, तो कीमत लगी थी तो 7 ग्राम का 7 का स्क्वायर 49 रुपये का सामान आया था मानो। अब इनके महिला मित्र ने क्या किया, गुस्से से ये पत्थर तोड़ दिया। अब ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक मेरे भाई यहाँ पर एक टुकड़ा 3 ग्राम का और एक टुकड़ा जो है यहाँ पर वो कितना हो गया, तो वो 4 ग्राम का। ठीक है, 7 ग्राम का पत्थर दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, एक 3 ग्राम का और एक 4 ग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये 3 ग्राम का 4 ग्राम का टूट गया तो क्या इनमें इनको फायदा हुआ या इनको नुकसान हुआ, जो भी पर्सन थे हमारे, तो उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हमेशा अब ये दोनों टुकड़े लेकर जाते हैं वापस उसको बेचने। इन्होंने बोला कि भैया वो तो जो है प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसे हो गया ना कि जैसे मानो समान अनुपाती, अगर आप दोगुना होंगे तो हम भी दोगुना होंगे। अगर पापा आपको 10 रुपये दिए हैं तो हमको भी 10 रुपये चाहिए। अगर आपको एक थप्पड़ पड़ा है तो हमको बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं चाहिए। कहने का मतलब प्रोपोर्शन का होता है कि जो तुम्हें चाहिए वही मुझे चाहिए, अगर तुम दोगुना तो हम दोगुना, तुम में दो जोड़ा जाए हम में जोड़ा जाए, तुम मल्टीप्लाई होगे तो मल्टीप्लाई, तुम डिवाइड होगे तो हमें, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनली यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। तो उसी तरीके से तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा जब ये वापस लेने गए या वापस देने गए तो रेट क्या मिलेगा, तो ये बोलेगा भैया देखो अपना नियम पहले भी वही था, अपना नियम आज भी वही है, हम पैसा निकालने के लिए वजन का स्क्वायर करते हैं। तो ये 3 ग्राम का यहाँ क्या होगा, 3 ग्राम का स्क्वायर, 3 ग्राम का स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 16 + 9 ये हो गया मेरे भाई 25। अब यहाँ पर मेरे भाई हालत खराब इस लड़के की, बोला ससुराल लेकर आए थे 49 रुपये में मिल रहा है 25 रुपया, काहे ऐसा होगा।
इसलिए क्योंकि ये टुकड़ों में टूट गया, कोई वजन गायब नहीं हुआ है। 7 ग्राम का पत्थर पहले भी था, 7 ग्राम का पत्थर अब भी है, बस वो दो टुकड़ों में टूट गया है मेरे भाई। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अगर वो अकेला था तो उसका पैसा उसका स्क्वायर का होता था, अब वो चूंकि दो टुकड़ों में टूट गया तो यहाँ पर उसका कीमत 25 रुपये आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है एकता में बल है। साथ रहोगे तो ज़्यादा बलवान रहोगे, अलग अलग बिखरे रहोगे यहाँ पे तो मेरे भाई टूट जाओगे। असल में ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। नंबर सिस्टम में क्या कहा जाता है, एक अकेली संख्या का जो स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन दो अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे छोटे पड़ जाते हैं। तो यहाँ भाई को नुकसान कितने का हो गया, तो 24 रुपए का। तो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, पहला नुकसान कितने का हुआ है, दूसरा नुकसान का हमारा परसेंट कितना है, और तीसरा हम आगे आपको चल के थर्ड क्वेश्चन में बताएंगे कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे, तो 48 ग्राम के वजन वाले अर्धगोले कीमती पत्थर की कीमत इतनी है, 48 वाले का वजन का कीमत है। इसे दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है जिनका वजन 5 और 7 के अनुपात में है। तो जैसे मानो एक पत्थर था मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर एक पत्थर था और ये पत्थर दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, एक ये मेरे भाई यहाँ पर और यहाँ पर एक भी पत्थर में टूट गया। किस अनुपात में टूट गया, तो 5 अनुपात मेरे भाई 7 में टूट गया। ये 48 ग्राम से आपको कोई भी वास्ता कोई भी मतलब आपको नहीं रखना है, इन टुकड़ों से मतलब रखना है 5 अनुपात 7। किससे मतलब रखना है, तो 5 अनुपात 7। तो एक 5 का था और एक 7 का था, तो इसका मतलब टोटल कितने थे, तो 12। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे भाई कोई यूनिट वेस्ट हो गया, कोई ग्राम वेस्ट हो गया, कोई धूल में उड़ गया, हवा में उड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, 12 लिखकर फिर 12 को 48 बनाते हैं, फिर यहाँ इसका 4 गुना इसका 4 गुना। उतनी मेहनत मत करो दोस्त यहाँ पे। अगर ये इन दो रेशियो में टूटा है तो इन्हीं को वजन मान लो, कि मानो वो 5 ग्राम था और ये 7 ग्राम था, इस हिसाब से टोटल 12 ग्राम था। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया कि यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, इफ प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। ये प्राइस है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, और ये वेट का स्क्वायर है, कि पैसा निकालना है तो वजन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यदि हमें यहाँ कीमत निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो पहले अकेला ये पत्थर इतने रुपए का आता था, और अब ये पत्थर मेरे भाई कितने का आया या कितने का बिका, तो बोल सकते हो सर यहाँ पर ये 74 का बिका है। कितने का बिका है, तो 74 का। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन द लॉस इंकर्ड इज, कितने रुपए का नुकसान हो गया। हम बोलेंगे सर देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है, ये समझने की आवश्यकता है। पूरे सवाल को पढ़ने के बाद ये समझना है कि किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दिया गया 2,30,400, और ये 2,30,400 ये किसकी वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे 144 की वैल्यू है। तो कितने से डिवाइड करेंगे, तो 144 से। और पता किसका करना है, तो जितने का नुकसान हुआ है। तो 144 में से यहाँ पर जो है 74 घटा दो, 144 का सामान था उसमें से 74 घटा दो, तो पता चल जाएगा कितने का नुकसान हुआ है, तो 70 का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, तो 70 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर हम कितने की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर 70 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान दिया है, 70 का मान हमें निकालना है। अगर हम यहाँ देखते हैं डिवाइड करके, तो 144 से मेरे भाई डिवाइड करो, तो पहले बात 144 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 864 हमारा आ जाएगा। अब 864 यहाँ पर कितना गुना होगा, 6 गुना, 6 चौके 24, 24 और 2 26, तो 8। तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। तो ये संख्या इसे 16 बार में काटेगी। ये संख्या कितनी बार में काटेगी, 16 बार में। 16 का 7 गुना कितना होगा, 112 होगा। और यहाँ पर देखो ये 1600 हो गया मेरे भाई, और 3 जीरो आपके लास्ट में आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि इसने इसको 16 बार में काटा, 2 जीरो आ गए। 16 का 7 गुना 112, 2 जीरो 1 जीरो मिलकर 3 जीरो आ गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अभिषेक राजपूत कहते हैं अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मेरी महिला मित्र शादी कर लेगी मुझसे, आप बोल दीजिए क्लास देखती है। अच्छा चलो मेरे भाई, इनकी जो भी महिला मित्र हैं जो क्लास को देखती हैं, ठीक है, पहली बात तो आप ऑलरेडी इनकी महिला मित्र हैं। तो महिला मित्र हैं तो महिला मित्र का जो है क्या ही बोले अब कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ो हटाओ। कई सारी बातें आती तो है, इंसान आते आते मन तक रोक लेता है कि नहीं बोलना, छोड़ो हटाओ। आ जाओ, चलो सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला गया है।
किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। रुपए 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2 और 3 के अनुपात में दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो दो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा? मैंने कहा ना तीन चीजें पूछी जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, लॉस कितने रुपए का हुआ। पॉइंट नंबर 2, लॉस कितने परसेंट का हुआ। और पॉइंट नंबर 3 की इन दोनों पत्थरों का जो कीमत है वो कितना है। तो ये वही है। क्वेश्चन में देखेंगे तो वैल्यू ऑफ स्टेन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट वेट। वैल्यू जो है हमारी प्रोपोर्शनल है और किसके? तो वजन के स्क्वायर के। बोला गया स्टोन वर्थ 1,20,000 ब्रोकन टू 2 पीस। तो मानो यहाँ पर ये हमारा एक पत्थर है और इसको मेरे भाई तोड़ा गया है किसमें? तो 2 अनुपात में, एक ये हो गया हमारा और यहाँ पर एक हो गया, ये 2:3 हो गया। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है। या फिर ऐसे कह लो सर, पहले ये सारी बातें हटाओ, ये दो अलग अलग टुकड़े हैं। अगर ये दोनों टुकड़े अलग अलग ना होके इकट्ठा होते तो 2 ग्राम और 3 ग्राम के बजाय ये अकेले 5 ग्राम के होते। ठीक है। तो ये क्या होता सर? तो ये इनका वजन होता। ये क्या होता? तो इनका वजन होता। अब वजन के अनुसार हम कीमत बताते हैं, कीमत कितनी होती। तो 5 का स्क्वायर कितना होता? तो बोलेंगे 25। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे क्लियर है ये बात। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा वो देख लो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो स्टोन की कीमत कितनी है? 1,20,000 है। तो ये हमारा 1,20,000, ये हमारा 1,20,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ये 1,20,000 उस पत्थर की कीमत थी शुरू में, यानी शुरुआती कीमत थी। यानी कितने का मान था? तो 25 का मान था। और बोला गया कि अब इसका यहाँ पर कीमत कितना होगा? तो अब इसका कीमत 9 जमा 4 यानी 13 होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो 13 होगा। 25 से काटो यहाँ पे, 25 का 4 गुना 100 और मेरे भाई 25 से 8 बार में और 0 और 0 यहाँ। 48 का 13 गुना कितना होगा? 13 8 104 का 4 10 हाथ में 13 चौके 52 10 62 624 00 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये बात जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सर जो दिया गया है वो शुरुआती मान है और जो पता करना है वो नया वाला मान हमें पता करना है मेरे भाई। गुरुजी बिहार एसएससी एग्जाम कवर हो जाएगा? हाँ भैया कवर हो जाएगा। और तुमको कैसे बताएं बताओ? बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन जरा देखो। एक और क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये तुम्हारा सीजीएल मेंस में अभी रिसेंट में पूछा गया है। और जब मेरे भाई परसेंट की आवश्यकता हो तो वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक हीरे का मूल्य भार है उसके वर्ग के अनुक्रमाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। यह हीरा 5 और 9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई? इंग्लिश में द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट वेट। cost of a diamond is directly proportional to square of its weight। ठीक है। the cost of a diamond is directly proportional to square of its weight। the cost of 14 ग्राम डायमंड is 2560। 14 ग्राम हीरे की कीमत 2560 रुपए है। this diamond got broken down in 2 piece। और ये जो हीरा है ये दो टुकड़ों में टूट गया मेरे भाई यहाँ पर 5 और 9 के अनुपात में। how much loss percentage incurred ड्यू टू दिस ब्रेकेज। इसके कारण कितने का हमारा नुकसान हुआ? तो हम बोलते हैं ठीक है सर, ये हमारा हीरा था यहाँ पे और ये हमारा टूटा है सर दो टुकड़ों में। यहाँ पर एक टुकड़ा ये है और दूसरा टुकड़ा हमारा यहाँ पर ये है। ठीक है। ये हमारा किस अनुपात में? तो 5 में और 9 में। तो 9 ग्राम का ये टुकड़ा, 5 ग्राम का ये टुकड़ा, इसका मतलब शुरू में ये कितने ग्राम के थे? तो 14 ग्राम के थे। शुरू में ये कितने ग्राम के थे? तो 14 ग्राम के थे सर। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये तो हमारा वजन था। अब ये वजन के कारण मेरे भाई कीमत हमारी कितने की हुई जरा वो देखो। तो वजन के कारण जरा हम कीमत की अगर हम बात करें तो वजन के कारण तो हमारी कीमत देखो सर, 14 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो 196 हो जाएगा। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यानी शुरू में इसकी कीमत 196 की थी, अब इसकी कीमत यहाँ पर कितनी है? तो अब इसकी कीमत हमारी 106 की है। ठीक है। बोलोगे सर ये पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? अरे काहे ज़रूरत पड़ेगा? जब तुमको पैसा निकालना होता है तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बट जब तुमको परसेंट निकालना है तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर? क्या ज़रूरत तुम करोगे पैसा निकाल के? कोई आवश्यकता नहीं है भाई। पैसा निकालना है तो पैसे की ज़रूरत है, परसेंट निकालना है तो आवश्यकता नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि वो
कीमत पहले 196 की थी, पहले वो वस्तु 196 की थी और अब वो वस्तु 106 की हो गई। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो बोलोगे नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ सर? कितने का नुकसान हुआ? 196 में 106 घटा दो तो यानी सर हमें 90 का नुकसान हुआ। कितने के ऊपर में हुआ सर? तो 196 के ऊपर में हुआ। इनटू कितना करेंगे सर? तो यहाँ पर 100%। बस मेरे भाई यहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप काटोगे तो 4 से काटो, 4 चौके 16 और उसके बाद 4 नवा 36 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। 25 का 9 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना? तो 49 यहाँ पे इतना परसेंट। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर काटेंगे 50 से मेरे भाई कितना गुना है? 4 गुना के करीब में। तो यहाँ पर 40 का 4 गुना कितना होगा? तो मेरे भाई 196 और हमारा 25 और 4 29, 290 हमारा आ गया। तो लगभग लगभग कितना गुना? 50 से 300 के करीब में। तो यानी 5 बार में जाएगा, लगभग 45 बार में। ठीक है, तो 45 से हमारा एक ही ऑप्शन है, 45.92 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपना बढ़िया करके रखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, नॉर्मल लोगों वाली कैलकुलेशन अपना मत रखिए सर। आप लोग देखिए, आप लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी करते हैं, उसमें अगर मान लीजिए कि सवाल आपको आ रहा है, मान लीजिए कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जाके ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन की वजह से गलती कर देंगे, कितनी शर्म की बात होगी बताइए। कितना आपको बेकार लगेगा, कितना बुरा फील होगा, आकर कितना पेपर के बाहर आप रोएंगे और कितना आप जो है अपने आप में ग्लानि महसूस करेंगे। अरे यार कंसेप्ट आ रहा था, सवाल नहीं बना, किस वजह से? तो कैलकुलेशन की वजह से। क्या वो कैलकुलेशन कोई टीचर आपको सिखाता? क्या कोई वीडियो से आपको सीखते? वो खुद की वजह से सीखते हैं। कब तक आप कैलकुलेटर का सहारा लेंगे? कब तक स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए कैलकुलेटर का मेरे भाई जो है यूज़ करते रहेंगे? मत करिए ऐसा काम, बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सशक्त बनाइए अपने आप को, थोड़ा समझदार बताइए। ठीक है, और तब मेरे भाई जो है डेली कैलकुलेशन पर फोकस करिए। नहीं आता तो भाई सीखिए, पेपर पेन लेकर यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, हम क्यूब करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। भाई पागलों की तरह एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाथ पर लिख लो 20 तक का स्क्वायर, 20 तक का क्यूब, घूमते रहो, दिन भर याद होता रहेगा। ठीक है, मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, जहाँ इंस्टा को आधे घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो, तो आधे घंटे के एप्लीकेशन पर मेरे भाई कैलकुलेशन को भी दे सकते हो। माइंड कैलकुलेशंस किया करो, रैंडमली जा रहे हैं, 20 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब याद करके जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कुछ दिन के लिए तो मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो। ठीक है, 20 तक के स्क्वायर तक का वॉलपेपर लगा लो। मैंने खुद अपने सिस्टर को कहा था कि तुम 10 दिनों तक तो सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर का वॉलपेपर लगाओ, ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी तुमको याद हो जाएगा। बेस्ट वे होता है। जरूरी थोड़ी अपने आप को ही वॉलपेपर के अंदर में देखते रहना। आज भी अपने आप को देख रहे हो, कल भी अपने आप को देखोगे मेरे भाई, उससे क्या फायदा हो जाएगा? इनफैक्ट मोबाइल का स्क्रीन हो गया और वॉलपेपर दोनों अलग अलग कर लो, एक को स्क्वायर रख लो, दूसरे को क्यूब रख लो। ये बेस्ट टेक्निक होता है मेरे भाई, कम समय के अंदर में ज़्यादा एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे। तो आज हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, कल आपका रेशियो का आखिरी क्लास होगा और उस आखिरी क्लास में आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम वो भी हैंडल कर लेंगे। जो भी कल डाउट रहेगा आप लोग अपने डाउट के साथ रेडी रहिएगा। खत्म होने के बाद लास्ट में हम आप लोगों के डाउट से भी रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान रखिए आज आप लोग अपना। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। जिसको जो भी पॉइंट में डाउट आया होगा वीडियो को दोबारा से मेरे भाई प्ले करके देख लेगा, इस बात को ध्यान रखना। जबरदस्ती का कल डाउट लेके मत आना। अगर वीडियो देखने से क्लियर हो जाए तो कोशिश करना कि वीडियो देखने से ही क्लियर कर लो, नहीं तो पता चले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 73 तक हर सवाल में हर किसी को डाउट है, तो भैया दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो डाउट खुद से क्लियर हो सकते हैं, वीडियो देख के हो सकते हैं, डाउट ग्रुप के सहारे से हो सकते हैं, ठीक है, तो वो वहां से क्लियर कर लेना। ठीक है भाई, चलो तो ध्यान रखो, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, बाय।